Everyone, welcome to Brainford Study Point. My name is Jodhesh, and today we are going to discuss about the atoms and molecules of class 9th, chapter number 3rd. So let's have a look about that. सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 3rd है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अच्छा, सबसे पहले एटम से पहले हम मैटर के बारे में जान लेते हैं. तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीज़ें, सब चीज़ें क्या है? मैटर से बना हुआ. मैटर की जब हम बात करते हैं तो मैटर का मतलब टेबल, कुर्सी, टेबल हो गया, कुर्सी हो जाएगा, फैन हो गया, मार्कर, इधर मार्कर भी है क्या? मैटर. तो मार्कर. तो मैटर मतलब एनीथिंग विच ऑक्युपाई समथिंग स्पेस एंड हैविंग समथिंग मास. मतलब एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग समथिंग मास इज कॉल्ड मैटर. तो मैटर वो सारी चीज़ें होती है जिनका कुछ ना कुछ वेट होता है और कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करता है, उसको मैटर कहते हैं. तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज समथिंग मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस. ठीक, तो मास मैटर हो गया. मैटर की बाद जब होते हैं तो हम एटम्स के बारे में जान लेते हैं. तो एटम्स क्या होता है? जो भी मैटर होता है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ था. सपोज अगर ये मैटर है तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के मैटर बना होता है. एक सबसे लास्ट वाला जो एटम इज द टाइनेस्ट पार्टिकल. एटम सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है जिसको फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते. अगर सपोज करिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये मैटर है, तो मैटर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे. एक पार्टिकल सबसे लास्ट वाला जो पार्टिकल्स होगा जिसका फर्दर डिवीजन हम नहीं कर सकते. ठीक, दैट इज कॉल्ड द एटम्स. उसको एटम्स बोलते हैं. अब मैं एक और एग्जांपल, जैसे चाक हो गया. चाक को जब आप चाक को तोड़ते जाओगे तो लास्ट वाला जो चाक होगा उसको अगर आप तोड़ देते हो तो चाक का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा. वो चाक ही नहीं रह जाएगा. तो लास्ट वाला पार्टिकल इज कॉल्ड द मैटर. सबसे छोटा वाला पार्टिकल जिसको फर्दर डिवीजन नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. ठीक, तो ऐसा टाइनिस्ट पार्टिकल्स जिसको दैट कैन नेदर बी फर्दर डिवीजन. ठीक, अच्छा, एटम्स हो गया द टाइनिस्ट पार्टिकल दैट कांट बी फर्दर डिवीजन. इसके बाद मॉलिक्यूल्स के बारे में देख लेते हैं. मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे एटम्स को मिल करके क्या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. जैसे हम दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ कि जैसे जो घर होता है, घर में क्या होता है? बहुत सारे ईंट लगे होते हैं. तो ये छोटा वाला ईंट जो होता है वो क्या हो गया? एटम्स हो गया. लेकिन बहुत सारे जो ईंट्स लगे होते हैं उससे क्या बनती है? वॉल बनता है. तो इस जितने भी एटम्स को मिला के वॉल बनता है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको मॉलिक्यूल्स बोलेंगे. मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक एटम्स को मिला करके एक बड़ा सा अरेंजमेंट बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. व्हेन टू आर मोर देन एटम कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स. जब हम दो या दो से अधिक एटम्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स बनाता है. When two or more than two atoms combine to form molecules. ये मॉलिक्यूल्स हो गया. अब देखिए, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स. तो सबसे पहले हमने मैटर के बारे में देखा. मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड द मैटर.
एंड द मैटर के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं, और जो एटम्स होता है उसी मैटर का सबसे टाइनिस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, वो हो गया आपका एटम्स। एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब दो या दो से अधिक एटम्स को मिला करके क्या हम बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक एटम को मिला करके हम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब देख लेते हैं एलिमेंट के बारे में। अच्छा, जो सेम टाइप के जो एटम्स को मतलब एक ऐसा एटम जिसका शेप, साइज, मास इन अदर प्रॉपर्टी, जितने भी सारे प्रॉपर्टी है सब सेम है, और उन सारे एटम्स को मिला करके क्या बनाता है, एलिमेंट बनाता है। अच्छा, उदाहरण में मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में जितने भी एटम्स होंगे उन सारे एटम का क्या होगा, मास, साइज एंड दूसरे जितने भी प्रॉपर्टीज है सब सेम जैसा हो, क्या होगा, सेम जैसा होगा। तो ये सब सेम, मतलब सारे जितने भी मैटर हैं सब मैटर के क्या है, मास, साइज एंड अदर जितने भी ऑल द प्रॉपर्टी होंगे वो सेम होंगे, तो दे फॉर्म द एलिमेंट। तो एलिमेंट बनाने के लिए जितने भी मैटर होंगे सारे के साइज, प्रॉपर्टी एंड अदर जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे वो सारे सेम होते, तो वो एलिमेंट बनाते। तो मैटर एलिमेंट है। एलिमेंट आर मेड फ्रॉम द सेम या आइडेंटिकल मास, साइज, mass, size and other property combine to form element। अच्छा, एलिमेंट के बारे में बाद हम देख लेते हैं कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को होल नंबर के रेशियो के फॉर्म में कंबाइन करते हैं तब वो कंपाउंड बनता है। सॉरी, तो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को होल नंबर के रेशियो के फॉर्म में कंबाइन करते हैं तो वो बनता है कंपाउंड। तो कंपाउंड, अच्छा, कंपाउंड के बारे में हमें समझ में आ गया। कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट का जो बॉन्डिंग होगा, जो अट्रैक्शन होगा, वो क्या होगा, एक होल नंबर के रेशियो के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, होल नंबर के रेशियो के फॉर्म में होगा। आई बात समझ में, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, CH4 हो गया। CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इज नथिंग, इट इज द पेयर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एलिमेंट। दो एलिमेंट के बीच में जो पेयर ऑफ अट्रैक्शन दोनों एलिमेंट का होना चाहिए, जिसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट का पेयर ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, दैट्स मेक द बॉन्ड। बॉन्ड इज नथिंग, इट इज मेड बाय द पेयर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग बन रहा है ये होल नंबर के फॉर्म में बन रहा है। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट, when two or more than two element form element makes bond in whole number form। ठीक, तो ये कंपाउंड हो गया। अच्छा, तो हमने देख लिया मैटर के बारे में, हमने देख लिया एलिमेंट के बारे में, हमने एटम्स के बारे में देख लिया, हमने कंपाउंड के बारे में देख लिया। अब जो है ये सब चीज़ों, इन सब चीज़ों के बारे में फिलोसोफर ने बताया था, लेकिन फिलोसोफर की बातें कौन मानेगा, क्योंकि उसका कोई प्रूव नहीं होता था। अब नाउ साइंटिस्टों ने क्या बोला था कि जो साइंटिस्टों ने इसको प्रूव करके दिखाया था। नाउ द साइंटिस्ट हैड डिस्कवर दिस लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज का लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या कहता है, इसमें दो है, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ मास। लॉ ऑफ
अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल्स रिएक्शन। मतलब ये कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, मास शुड बी कंजर्व। दैट से द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर मैं इसका उदाहरण बता दूं तो A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस D। ये क्या हो रहा है? बिफोर, सपोज करो ये 2 ग्राम हो गया, ये 3 ग्राम हो गया। अगर ये 4 ग्राम होगा तो ये कितना ग्राम होना चाहिए? वो 1 ग्राम होना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन द मास शुड बी का क्या? कंजर्व। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता रहा है कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन द मास विल बी द इक्वल, सो दैट्स व्हाई इट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, अच्छा, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अच्छा, उदाहरण दे करके मैं बता रहा हूं कि सपोज यू हैव गिवन आपने ना पानी का उदाहरण ले लीजिए। पानी का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। H2O में क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, नो मैटर व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक, तो H2O में देखिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? 2। ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। तो बच्चे ये क्या हो गया? 1:2 क्या हो गया? 1:8 इसका क्या हो गया? रेशियो हो गया। कहने का मतलब ये कि जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 1:8 का रेशियो बन रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और वाटर का सोर्स जो होना चाहिए कोई सा भी हो सके, चाहे आप मिनरल वाटर ले लो या फिर सीवेज का वाटर ले लो या रिवर का वाटर ले लो, नो मैटर वेयर यू हैव टेकन, नो मैटर कहाँ से आप, कहाँ से सोर्स है वाटर का, ये मैटर नहीं करता है। बट मैटर ये करता है कि इसका जो मास हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। दैट इज से द कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ मास। ओके ओके, इसके बाद जो डाल्टन्स भाई साहब ने क्या करी थी? इसके बाद डाल्टन्स ने क्या करी थी? कुछ एटम्स के मॉडल को तैयार किया था। तो डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल, तो डाल्टन्स ने क्या बोला था? डाल्टन्स ने यही बोला था कि जो मैटर होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। तो मैटर किससे बने होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स से बने होते हैं। अच्छा, तो मैटर को जो मास होता है उसको ना तो क्रिएट करते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो सेड द डाल्टन्स। और इसके बाद बताया था कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट क्या होल रेशियो के फॉर्म में क्या बनते हैं? बॉन्डिंग बनाते हैं। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड पेयर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 एलिमेंट होता है। ठीक, तो ये हो गया। और एक और बताया था, उन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट में जो एटम्स, जो जितने भी एटम्स, किसी भी एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं उनके मास, साइज और जितने भी वेट हो गया, साइज हो गया, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सब सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज से क्या बनते हैं? एलिमेंट बनते हैं। मतलब जितने भी एटम्स हैं सबके आइडेंटिकल मास, आइडेंटिकल साइज और ऑल द अदर प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल, सो दैट एटम्स मेक द एलिमेंट। एंड कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट जो है अपना जो बॉन्डिंग बनाएगा होल रेशियो में बनाएगा। मतलब क्या कि जो बॉन्डिंग होगा वो 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, हाफ का बॉन्डिंग नहीं होगा, 1/2 का बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक, तो दैट्स मेक द कंपाउंड। कंपाउंड में एलिमेंट 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को मिला करके कंपाउंड बनता है, लेकिन बॉन्डिंग किसके फॉर्म में होगा? होल के रेशियो में होगा। ठीक, और जो एलिमेंट होगा उसमें जितने भी एटम होंगे उनके आइडेंटिकल मास और साइज एंड ऑल द प्रॉपर्टीज शुड बी आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज बताया था। लेकिन डाल्टन्स के कुछ लिमिटेशन भी है जो डाल्टन्स नहीं बता पाए थे। तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डाल्टन्स कैन नॉट बी डिफाइंड। उन्होंने ये उसका अकाउंटेबिलिटी
डॉल्टन्स ने ये बताने में असमर्थ हो पाए कि जो एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसा होगा। ठीक ठीक। और इन्होंने ये चीज भी बताया था कि जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की जब बात करते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के दूसरे रूप होते हैं। ठीक, उसको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोबार में एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके मास तो क्या होता है, मास तो सेम होता है, लेकिन उसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसको क्या, सपोज करिए ये दो एलिमेंट हैं जिनका मास क्या है 22 ग्राम है, और इसका क्या, इसका 10 हो गया, इसका क्या हो गया 11 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोबार बोल देंगे। क्या बोलेंगे, आइसोबार बोल देंगे। आइसोटॉप्स में दो एलिमेंट हो गया जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, सेम हो जाएंगे, और उसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका अलग अलग हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। ठीक, तो आइसोटॉप्स हो गया, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हो जाएगा। ठीक, और क्या उन्होंने, उनकी लिमिटेशन क्या थी, डॉल्टन्स के मॉडल की लिमिटेशन ये थी कि उन्होंने क्या करी थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट नहीं कर पाए थे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन होता है, ये सब क्या आएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आएंगे। ठीक, अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके बाद डॉल्टन्स ने किन चीज़ों का, तो डॉल्टन्स ने क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता पाए थे, और कंपाउंडेड एलिमेंट के बारे में डिफरेंसेस बता पाए थे, कंपाउंडेड एलिमेंट के बारे में डिफरेंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ मास, एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताए थे उन्होंने। ठीक, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।